Hello all, my name is Deepak and I'm here to start a new series on options trading. तो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम दीपक है और मैं फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ, फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ फ्रॉम आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले 2.5 ईयर्स है ना ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया था। बुक से, यूट्यूब से, काफ़ी प्रोफेशनल बुक से कोर्सेज लिए है ना। और अब मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो ओवर द स्पेन ऑफ 2 ईयर्स 2.5 ईयर्स मैंने जो सीखा है मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो नॉलेज है ना, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने गैदर करी है, जो भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर पूरी पूरी अच्छे से एक सीरीज बनाई जाए यूट्यूब पे। जो मैंने देखा कि कहीं पे अच्छे से नॉलेज नहीं मिलती कहीं पे भी ऑप्शंस के बारे में। कोई बताता है कि ऑप्शंस ऐसे हैं, ये हाई, ये है, वो है, लेकिन कोई ऐसा प्रॉपर गाइड नहीं करता आपको कि ऑप्शंस में एक्चुअली ट्रेड कैसे करें। ऑप्शंस के जो भी जितने भी जार्गन्स हैं वो कैसे सीखें अपन, जो भी फंडामेंटल्स हैं क्या हैं। तो बस इस वीडियो में अपन उनके ही बारे में बात करेंगे कि स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे अपन ऑप्शन ट्रेडिंग के स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो, आपको कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हो बहुत अच्छे से। बस बने रहना मेरे साथ। और जो एडवांस लेवल का जीरो से लेके अपन इनफाइनाइट मतलब एडवांस लेवल तक सीखेंगे इस सीरीज़ में। तो ये फर्स्ट वीडियो है ना, जो ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं ना। चीज़ों को ना कैप्चर करना बहुत ईजी है, मज़ा आएगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ऑप्शन थ्योरी फॉर प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल ट्रेडिंग है ना। तो मतलब प्रोफेशनल ट्रेडिंग है, ये बिगिनर के लिए है, बिगिनर को समझ में आएगा सब कुछ, लेकिन प्रोफेशनल है मतलब तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आएगी जीरो से एडवांस लेवल तक। तो ऑथर जैसा कि मैंने लिखा है, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम, ठीक है, एंड आईआईटी मद्रास सिविल इंजीनियरिंग जो मैंने बता दिया। और ये फर्स्ट मेरी पर्सनली फेवरेट एक कोट है, वो है यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। ये फैक्ट बात है कि तुम्हें ना, जैसा कि समझ में आ गया है, ये फैक्ट बात है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ भी सीखी है कि तुम्हें ना जरूरी नहीं हो कि तुम प्रो हो हर चीज़ में। प्रो बन जाते हैं लेकिन टाइम के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़? बैकग्राउंड। फर्स्ट थिंग है ना, कोई भी चीज़ जानने से पहले ना तुम सीधा जंप इन मत करो उसमें कि ये सीखना है। पहले उसकी ना जो हिस्ट्री होती है वो समझो। उससे तुम्हें ना एक थॉट प्रोसेस रहता है लोगों का उसके पीछे, वो समझ में आता है। उससे तुम्हारा जो क्यूरियोसिटी है ना और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अपन क्या सीखेंगे? बैकग्राउंड क्या है पहला, फर्स्ट चीज़ जो फर्स्ट स्लाइड में। तो बैकग्राउंड वर्ल्ड वाइड। तो पहले ना ओवर द काउंटर ऑन कॉमोडिटीज़। कॉमोडिटीज़ ये होती हैं गेहूँ, स्टील, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, लोहा है ना, ये सारी कॉमोडिटीज़ में आती हैं, आयरन एंड ऑल है ना। कॉमोडिटीज़ जैसे जैसे जो भी गुड्स एंड प्रोड्यूस होते हैं ना अपने यहाँ पे, जो भी फार्मर वगैरह करते हैं, तो ये आते हैं अपन कॉमोडिटीज़ में। ओवर द काउंटर का मतलब क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में एक्सचेंजेस होते हैं ना, जैसे अपने यहाँ एनएसई और बीएसई है, अपने यहाँ एनएसई और बीएसई है, यहाँ पे हर जगह क्या रहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज रहते हैं। तो ओवर द काउंटर जो वो होते हैं अपने, तो उन पे क्या है ना, ट्रेड्स होते हैं उन पे, ओवर द काउंटर ट्रेड्स पे एक्सचेंजेस का कोई वो नहीं होता, कोई सुपरविजन नहीं रहता उनके ऊपर, ठीक है। तो वो क्या, उनके बाहर रहते हैं, फिजिकली कोई प्लेस नहीं होता। और जो काउंटर पार्टीज है ना, जो बायर्स हैं सेलर्स हैं, वो कहीं पे भी एक नेटवर्क के थ्रू ट्रेड करते हैं। मतलब एक्सचेंजेस को कोई लेना देना नहीं है उससे, ऐसा होता है। ऑप्शंस ऑन इक्विटीज, इक्विटीज लाइक स्टॉक्स है ना, उन पे जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई वो शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज CBOE इसमें हुई। मतलब इक्विटीज़ पे जो ऑप्शंस ट्रेडिंग की स्टार्टिंग हुई वो CBOE में हुई। ऑप्शन ऑन करेंसीज 1970 में हुए, ये भी OTC थे, ओवर द काउंटर। ऑप्शंस ऑन करेंसीज ये फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज 1982 में हुई, ठीक है, करेंसीज में। और ऑप्शंस ऑन करेंसी ये भी 1970 में हुई थी, ये यहाँ पे। अब अपन इंडियन बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तो इंडियन बैकग्राउंड के बारे में बात करने से पहले ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अपन इंडियन बैकग्राउंड पे मूव करते हैं। देख थोड़ा ना ये लेंदी हो सकती है वीडियो, लेकिन मैं चाहता हूँ एक कंटेंट जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ ना, मन की जो दिल की इच्छा रहती है कि यार मैं ये चीज़ छोड़ ना पाऊँ, छोड़ना नहीं चाहता, वो चीज़ मैं सच में बताना चाहता हूँ।
तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना थोड़ा वीडियो अगर लंबी हो तो। हाँ, तो बैकग्राउंड, इंडिया में फर्स्ट टाइम जून 12 2000 इसमें इंडेक्स फ्यूचर लॉन्च हुए थे। इंडेक्स मतलब होते हैं जो बहुत सारी इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है ना, निफ्टी 50 एनएससी का इंडेक्स है, सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है। बहुत सारी कंपनीज को है ना, ओवरऑल अपन को इन सारे टर्म्स के बारे में अपन जानेंगे। अभी इंडेक्स जान लो क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इंडेक्स फ्यूचर लॉन्च हुए थे कब? 2000 में। एक्चुअली ऑप्शंस F&O, F&O मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस। जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इनको डेरिवेटिव्स बोलते हैं अपन। तो डेरिवेटिव मार्केट इंडिया में ना 2000 में स्टार्ट हुआ था, और फ्यूचर्स में फर्स्ट टाइम इंडेक्स फ्यूचर स्टार्ट हुए थे। उसके बाद जून 4 2001 में इंडेक्स में ऑप्शंस स्टार्ट हुए थे। ओके, ये डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और जुलाई 2 2001 में स्टॉक में ऑप्शंस स्टार्ट हुए थे। और नवंबर 9 2001 में सिंगल स्टॉक फ्यूचर, मतलब स्टॉक के जो फ्यूचर्स होते हैं ना, वो क्या हुए थे? स्टार्ट। और रियल लिक्विडिटी मार्केट में क्या होती है? लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब होता है कि तुम नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब अगर तुम बेचना चाहते हो तो तुम कितनी जल्दी बेच सकते हो उसको, कोई सेलर है या नहीं। अगर तुम खरीदार हो, बायर हो, तो तुम्हारे पास सेलर है या नहीं उस चीज़ को बेचने के लिए। और तुम कोई चीज़ बेचना चाहते हो तो तुम मार्केट में, ओपन मार्केट में कोई बायर है या नहीं उस चीज़ को खरीदने के लिए। मतलब बेसिकली ये है कि लिक्विडिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, मतलब उतने ज़्यादा बायर और सेलर रहेंगे यहाँ पे। जितनी कम लिक्विडिटी रहेगी उतने कम बायर और सेलर रहेंगे। ये बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे। इनको सीखने से पहले अपन धीरे धीरे चीज़ें समझेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ऑप्शंस होता क्या है। ऑप्शंस क्यों बनाए? सबसे पहले जो सबसे पहले चीज़ आती है, ऑप्शंस क्यों बनाए? ये बनाए थे लॉस रिडक्शन, जो लॉस रिडक्शन के लिए बनाए थे। जो बिग पोजीशंस होती हैं ना, इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, तो उनका क्या होता है कि लेट से उन्होंने ऊपर जाने की एक पोजीशन ली हुई है, होल्डिंग, उनका इन्वेस्टमेंट है होल्डिंग, मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक में। और लेट से स्टॉक की एक न्यूज़ है, कुछ भी है, उसकी वजह से स्टॉक नीचे आना, डेक्लाइन स्टार्ट हो गया। तो उन्हें तो ऊपर जाने की ट्रेड ली थी उन्होंने तो लेकिन वो नीचे जाने की ट्रेड को रिड्यूस करने के लिए, मतलब ऊपर जा रहा था, अब नीचे आने की वजह से जो लॉस हो रहा था उसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने ऑप्शंस बनाए। क्योंकि ऑप्शंस में होता क्या है वो अपन समझेंगे। तो उससे उन्होंने हेजिंग की स्ट्रेटेजी बनाई। ठीक है, तो हेजिंग एक स्ट्रेटेजी होती है जिसमें ऑप्शंस भी एक, मतलब हेजिंग की काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी जो होती हैं उनमें ऑप्शंस भी एक है। तो बेसिकली आइडिया ये है उसके पीछे कि जो लॉस रिडक्शंस होती हैं बड़े इन्वेस्टर्स की, उनकी पोजीशंस मतलब उन्होंने जो स्टॉक बाई किया हो उसको हेज करने के लिए, मतलब लॉस से बचाने के लिए अपन किसको क्या किए? इंट्रोड्यूस ऑप्शंस। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अच्छे से कि लेट से फ्रेंड्स हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी दो फ्रेंड हैं। और अंडरलाइंग एसेट का मतलब सिंपल सी, अंडरलाइंग का मतलब है जिस स्टॉक के बारे में अपन बात कर रहे हैं, स्टॉक, इंडेक्स, उसको जो भी कमोडिटी है, कुछ भी हो, उसको अंडरलाइंग बोलते हैं, ये समझ लो। 1 एकड़ लैंड है उनके पास, 1 एकड़ लैंड है ना। ठीक है, तो अब न्यूज़ है, ऑप्शंस के बारे में समझ रहे हैं कि कैसे। अब न्यूज़ आई है कि वहाँ पे एक हाईवे प्रोजेक्ट आने वाला है। ए और भी दो फ्रेंड हैं, उनके पास एक लैंड है। किसके पास है? बी के पास है। बी सेलर है यहाँ, है ना। बी के पास एक लैंड है, अंडरलाइंग एसेट बोलेंगे इसको। न्यूज़ आई है कि उस लैंड के पास एक हाईवे प्रोजेक्ट आने वाला है। ठीक है, उस लैंड की प्राइस करंट मार्केट में चल रही है 5 लाख रुपए। ठीक है, टाइम एक्सपायरी, ये टाइम समझ लो बस। ए बी को बोल रहा है कि मैं 6 महीने बाद उसको खरीदना चाहता हूँ। किसको? लैंड को। ठीक है, ए क्या है? बायर, मतलब ए लैंड को खरीदेगा। बी क्या है? सेलर, बी लैंड बेचेगा क्योंकि बी के पास लैंड है। और करंट मार्केट प्राइस उसकी 5 लाख चल रही है। ठीक है, अब अरेंजमेंट करते हो कैसे क्या करना है। अब फ्रंट फीस नॉन रिफंडेबल। तो क्या होता है कि ए बी को बोलता है कि मेरे को ये ज़मीन खरीदनी है, लेकिन अभी नहीं, 6 महीने बाद। और किस प्राइस पे खरीदनी है? 5 लाख रुपए पे ही। ठीक है, 5 लाख रुपए में ही खरीदूंगा, और अभी नहीं, 6 महीने बाद। क्योंकि है ना। और ए क्यों खरीदना चाहता है? क्योंकि उसको लग रहा है कि वहाँ पे हाईवे प्रोजेक्ट आने वाला है और उसकी वजह से लैंड की प्राइस इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो ए क्या होता है, तो फिर ए उसको बोलता है ऐसा, तो बी बोलता है मैं ऐसा क्यों करूँगा,
मैं कोई पागल थोड़ी हूँ कि मैं ऐसा करूँगा कि तुम्हें 6 महीने बाद दूंगा। तो उसके लिए इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होते हैं, उनको समझते हैं अपन। तो एक होती है अपफ्रंट फीस नॉन रिफंडेबल, अभी इनको रिलेट करेंगे, अभी ये समझ लो। अपफ्रंट फीस होती है जो नॉन रिफंडेबल होती है, उसको भी देख, अपफ्रंट फीस पे कौन करेगा? ओब्वियसली ए बी को करेगा, क्योंकि ए क्या है? बायर, और बी क्या है? सेलर। तो बायर हमेशा पे करता है, सेलर हमेशा लेता है ना। तो ए पे करेगा क्या? अपफ्रंट फीस। सेल द लैंड आफ्टर 6 मंथ, ए ने क्या बोला उसको कि मैं लैंड कब खरीदूंगा? बी से 6 महीने बाद। और प्राइस फिक्स्ड टुडे एट RS 5 लाख, मतलब 5 लाख में ही खरीदूंगा मैं, जो आज की प्राइस है उस पर ही मैं खरीदना चाहूंगा उसको। ए ओनली ए कैन कॉल ऑफ द डील, मतलब है कि ए के पास अधिकार है कि वो अगर खरीदना चाहे 6 महीने बाद या नहीं खरीदना चाहे। अगर ए बी को मना करेगा ना कि मेरे को नहीं खरीदना, तो बी को ऐसा कोई लोड नहीं कि वो ए को कुछ बोलेगी तू खरीद नहीं खरीद, नहीं, ए के पास राइट है। एंड ए कॉल्स ऑफ द डील, बी गेट्स टू कीप द अपफ्रंट फीस। अगर ए बोलता है अगर खरीदनी है तब भी उसको अपफ्रंट फीस, जो अपन ने यहाँ पे बात करी है, ये ए को अपफ्रंट फीस बी को देनी ही पड़ेगी। और अगर खरीदता है तब भी देनी पड़ेगी, और मना कर देता है ना 6 महीने बाद मेरे को नहीं खरीदनी, तब भी देनी ही पड़ेगी। और ये नॉन रिफंडेबल है, अगर ए नहीं खरीदेगा तब भी बी इसको रखेगा। अब समझो, एग्रीमेंट फीस मान हो गई कितनी? 1 लाख रुपीज़, जो ए ने बी को दिए, जिसको अपन एग्रीमेंट फीस, अपफ्रंट फीस या फिर प्रीमियम भी बोलते हैं। ओके, तो ए ने बी को कितने लाख रुपए दिए? 1 लाख रुपए। क्या बोल के कि मैं इस जमीन को 6 महीने बाद खरीदूंगा और फिक्स्ड प्राइस 5 लाख पे खरीदूंगा, उसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूं, अलग से दे रहा हूं। 5 लाख तो मैं उस टाइम दूंगा ही दूंगा, लेकिन अलग से 1 लाख रुपए दे रहा हूं। तो बी बोलता है ठीक है, बी मान जाता है। तो ए इज बाइंडिंग बी इनटू एन ऑब्लिगेशन, मतलब बी को ए पैसे देके ये बोल रहा है कि वो ऑब्लिगेट कर रहा है उसको कि तेरे को देना ही पड़ेगा अगर मैंने खरीदना चाहा तो उस टाइम। हाँ, ए इज फिक्सिंग ए प्राइस एंड पेइंग, ए ने क्या कर दिया? प्राइस फिक्स कर दिया। फिक्सिंग ए प्राइस किसका? जमीन का। कितना? 5 लाख। पेइंग RS 1 लाख, और एक्स्ट्रा कितना उसने बोला कि 1 लाख तो मैं दूंगा तेरे को अभी। ए हैज़ राइट टू से नो टू बी, मतलब क्या है? मैंने बोला था कि ए के पास अधिकार है, वो मना भी कर सकता है, खरीद भी सकता है 6 महीने के बाद। बी विल नॉट बी इन ए पोजिशन टू से नो, अगर ए खरीदना चाहेगा तो बी मना नहीं कर सकता कि नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, ये है वो है, नहीं। ए एंड बी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। अब हाँ, ये एक मेन चीज हो जाती है कि ऐसा नहीं कि ए बीच में कभी वो कर सकता है। एट द एंड ऑफ 6 मंथ, जो ये वाली चीज है ना, एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ, तो ए और बी सिर्फ 6 महीने बाद ही उस डील के बारे में डील कर सकते हैं, उस एग्रीमेंट के बारे में डील कर सकते हैं। हाँ, अब देखो 3 चीज़ आती हैं यहाँ पे। अब 6 महीने के बाद सोचो, यहाँ तक समझ में आया? अब 6 महीने के बाद सोचो कि क्या हो सकता है। देर आर ओनली 3 आउटकम्स जो हो सकते हैं। प्राइस या तो 10 लाख हो जाती है ज़मीन की 5 लाख से, जो 5 लाख थी वो सीधी 10 लाख हो चुकी है, या फिर प्राइस 5 लाख से 3 लाख हो चुकी है, या फिर प्राइस 5 लाख से फ्लैट 5 लाख ही बनी हुई है। ठीक है, 3 आउटकम्स हो सकते हैं। सही बात है ना? अगर हाई पे प्रोजेक्ट आता है और एक पॉजिटिव अच्छा वो सेंटीमेंट्स हैं लोगों के बीच में, तो प्राइस 10 लाख हो गई। हाई पे प्रोजेक्ट नहीं आता है, नेगेटिव सेंटीमेंट्स हैं, तो कम हो गई, रिड्यूस हो गई। और कुछ भी नहीं होता है तो फ्लैट रह गई। ठीक है, अब सिनेरियो 1 को लेते हैं अपन। तो ऑप्शंस क्या है वो अभी समझेगा, अच्छे से समझेगा। सिनेरियो 1 में लेते हैं कि करंट मार्केट प्राइस कितनी है उसकी? 10 लाख। मान ले प्राइस 10 लाख हो चुकी है, तो करंट मार्केट प्राइस जिसको अपन CMP बोलते हैं वो कितनी है? 10 लाख। सेल एग्रीमेंट वैल्यू जो उन्होंने 6 महीने, मान लो अभी 6 महीने हो चुके हैं, अभी की बात कर रहे हैं अपन, आफ्टर 6 मंथ, है ना? तो करंट मार्केट प्राइस 10 लाख। सेल एग्रीमेंट वैल्यू 5 लाख, जो उस टाइम उन्होंने 6 महीने पहले करी थी कि 5 लाख में ही खरीदूंगा। बाई प्राइस कितनी है? 5 लाख रुपए, मतलब बाई प्राइस सेल एग्रीमेंट किया तो उतने पे ही बाई करेगा, तो 5 लाख। अब फ्रंट फीस, एग्रीमेंट फीस जो मैंने बोला था नॉन रिफंडेबल, 1 लाख, जिसको अपन शेयर मार्केट में प्रीमियम भी बोलते हैं, पहले जो देते हैं। टोटल एक्सपेंस देखो उसका कितना हुआ, उसने ए ने बी को कितना पे किया?
5 लाख तो वो ज़मीन खरीदेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि प्राइस ऊपर गई है तो ओबियसली वो खरीदेगा। 5 लाख तो उसने उसको पे किए ज़मीन के, और 1 लाख रुपए वो पहले ही दे चुका था एज ए अपफ्रंट फीस और प्रीमियम। तो उसने टोटल कितने लाख रुपए दिए? 6 लाख रुपए बी को दिए। अब देखो ज़मीन की प्राइस कितनी है? 10 लाख रुपए, है ना। तो अब ज़मीन को अगर ए बेचना चाहे तो 10 लाख में 10 लाख का बेचेगा वो ज़मीन, 10 लाख की बिकेगी क्योंकि उसकी करंट मार्केट प्राइस 10 लाख है। तो 10 लाख में बेचा और खरीदा कितने में था? ओवरऑल 6 लाख में। तो 10 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। मतलब उसको ए को प्रॉफिट कितना है? 4 लाख का सीधा प्रॉफिट है उसको। ठीक है, अब दूसरे सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। जब प्राइस ड्रॉप होती है, कम होती है, तो करंट मार्केट प्राइस 3 लाख हो चुकी है, सेल एग्रीमेंट वैल्यू 5 लाख, बाई प्राइस 5 लाख, बाई उतने में खरीदेगा, अभी भी उतने में करेगा, एग्रीमेंट फीस 1 लाख। अब सोच के देखो, इसके एक्सपेंस निकालते हैं अपन, टोटल एक्सपेंस 5 लाख रुपए क्या करेगा ये? देनी पड़ेगी अगर ये बाई करेगा तो, और 1 लाख रुपए इसने ऑलरेडी दे चुके हैं एज ए प्रीमियम। तो 6 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे इसको, किसको? ए को। बी के लिए 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब लॉस हो जाएगा इसका, क्यों? क्योंकि 3 लाख का करंट मार्केट प्राइस है 6 महीने बाद उसका, क्योंकि प्राइस ड्रॉप हो चुकी है। तो वो 6 लाख में उसको क्यों खरीदेगा 3 लाख की ज़मीन को? तो ए को सीधा बी मना कर देगा, सॉरी बी को ए मना कर देगा। ए बी को बोलेगा नहीं नहीं मेरे को नहीं खरीदनी। और हाँ, एज प्रॉमिस्ड है ना, एक ए है, उसने जिस बी को 1 लाख रुपए दिए हैं वो नॉन रिफंडेबल हैं। अब बी ए को वापस वो पैसे नहीं देगा, चाहे ए मना कर चाहे खरीद। ठीक है, अब ए नहीं खरीदेगा क्योंकि उसको लॉस हो रहा है 3 लाख रुपए का, तो ए मना कर देगा। अब तीसरा केस है सिनेरियो थर्ड, जहाँ पे प्राइस फ्लैट रहती है, करंट मार्केट प्राइस 5 लाख ही है 6 महीने बाद भी, और सेल एग्रीमेंट प्राइस वैल्यू है वो भी 5 लाख है, बाई प्राइस 5 लाख है। तो एग्रीमेंट फीस कितनी है? 1 लाख जो है। अब टोटल एक्सपेंस देखो, 5 लाख और 1 लाख, तो 6 लाख हो गए, क्योंकि 5 लाख तो उससे बाई वैल्यू जो बाई करेगा वो, और 1 लाख प्रीमियम दे दिया उसने 6 लाख। अब सोच के देखो ना, ये भी तो लॉस ही हुआ ना इसको 1 लाख का, तो इसमें भी मना कर देगा ये बायर जो ए है, बी को मना कर देगा कि मेरे को नहीं लेना, क्योंकि 1 लाख रुपए तो वैसे भी जा रहे हैं, वो ज़मीन का क्या करेगा लेके, क्योंकि उसको तो मतलब प्रॉफिट से ना, ज़मीन थोड़ी उसके काम की है। यहाँ पे अपन ज़मीन को काम का नहीं समझ रहे हैं बस। हाँ, क्योंकि शेयर मार्केटिंग में स्टॉक अपन को थोड़ी काम का रहता है, अपन को काम का तो उससे उससे जो मिलने वाला प्रॉफिट रहता है वो रहता है। ठीक है, अपन इस चीज़ को समझते हैं कैसे? इस ग्राफ के जरिए। तो जो ऑप्शंस होते हैं ना, ऑप्शन सब समझ में आया क्या होता है? ऑप्शंस एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में। देखो मैं एक वो ऐड कर देता हूँ यहाँ पे पेज। ठीक है, जो ऑप्शंस होता है ना, तो अब समझ में आया पहली बार ऑप्शंस क्यों बने? जो पोजीशंस होती हैं, लोगों की लॉन्ग पोजीशंस होती हैं, लॉन्ग मतलब उन्होंने बाई किया हुआ है कोई स्टॉक, उसको लॉस से रिड्यूस, उसका लॉस रिड्यूस करने के लिए एक ऑप्शंस स्ट्रेटेजी रहती है, उसको अपनाते हैं अपन। ठीक है, हेजिंग बोलते हैं जिसको। अब ऑप्शंस किसके बीच में होता है? बायर और सेलर के बीच में। और किस किस चीज़ के ऊपर होता है? एक अंडरलाइन के ऊपर, जिसको अपन अंडरलाइन बोलते हैं। ठीक है, और जो ये प्राइस रहती है ना, सेल एग्रीमेंट वैल्यू, सेल एग्रीमेंट वैल्यू, इसको बोलते हैं अपन स्ट्राइक प्राइस। और जो करंट मार्केट प्राइस रहती है अंडरलाइन की, करंट मार्केट प्राइस, इसको बोलते हैं अपन स्पॉट प्राइस। बहुत अच्छे से समझेंगे आगे, समझ लो बस अभी। बाई प्राइस बता दिया मैंने, एग्रीमेंट फीस को बोलते हैं प्रीमियम, और जो 6 महीने थे ना, उसको शेयर मार्केटिंग में बोलते हैं अपन एक्सपायरी। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शंस क्या आते हैं, समझ में आ गया क्यों ऑप्शंस बनाए गए? क्योंकि ऑप्शंस एक हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी है। ओके, हाई रिवॉर्ड और हाई रिस्क, मतलब रिस्क भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, और बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट होता है इसमें। अब देखो बायर बायर अब यहाँ से इस ग्राफ से समझते हैं। बायर होता है ऑप्शन बायर, मान ए कौन था? ऑप्शन बायर, और बी कौन था? ऑप्शन सेलर। तो एक चीज़ समझो, बायर बाई कब करेगा? ये देखो यहाँ पे अपन ने समझा था, यहाँ पे ए बाई कब करेगा? जब इस केस में, ओनली इस केस में,
कब? जब इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, जैसे मैंने टिक करके रखा है राइट, है ना। क्यों? क्योंकि दो केस में तो उसको लॉस ही हो रहा है ना, इन दो केसों में तो ए को। तो बाई किस केस में करेगा? ओनली एक केस में। किस में? जिसमें प्राइस इंक्रीज होगी। तो हाँ, तो इससे अपन ग्राफ से क्या समझते हैं कि ऑप्शन बायर है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, विनिंग प्रोबेबिलिटी है ना, उसको वो होती है कितनी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं अपन, उसके फेवर में कितने वो हैं? एक, है ना। कितने रिजल्ट्स हैं और टोटल कितने? 3, और परसेंटेज निकालनी है तो 100। तो ऑलमोस्ट 33.33% सॉरी 33% क्या रहते हैं इसके चांसेस रहते हैं ए के विनिंग के। और बी के, क्योंकि बी के फेवर में दो हैं, बी को तो अगर वो खरीदेगा, ए खरीदेगा उससे तो भी प्रॉफिट है, और नहीं खरीदेगा तो भी प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब सॉरी, अगर प्राइस कम जाती है तो भी प्रॉफिट है, और प्राइस फ्लैट रहती है तो भी प्रॉफिट है, ठीक है। बी को तो बी के फेवर में दो हैं, क्योंकि दो फेवर में उसके टोटल 3 है, तो 100 मतलब 66। तो ऑप्शन सेलर को अपन ऑप्शन राइटर भी बोलते हैं और ऑप्शन बायर को बायर बोलते हैं, ठीक है। तो बी के जो जीतने की विनिंग प्रोबेबिलिटीज हैं वो ए से ज़्यादा हैं। तो ऑप्शन राइटर होता है ना, वो ऑप्शन राइटर को ऑप्शन सेलर बोलते हैं, मतलब सेलर और राइटर एक ही होता है ऑप्शंस में। तो ऐसा सीन है। तो यहाँ पे ग्राफ बनाया मैंने, अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो बायर खरीदता है, उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 33, और प्राइस नीचे जाती है या फिर प्राइस स्टेज फ्लैट तो 67% किसके? ऑप्शन सेलर के चांसेस हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद है एक्सट्रापोलेट द एग्जाम्पल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केटिंग के हिसाब से देखते हैं इसको कैसे। मान लो कोई स्टॉक है, कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा है? 60 रुपये पे, ओके। एक्सपायरी मैंने जो बोला था, एग्रीमेंट टाइम 1 मंथ, ओके। स्ट्राइक प्राइस, जिस स्ट्राइक प्राइस पे अपन खरीदना चाहते हैं उसको, स्टॉक प्राइस टुडे इतने पे चल रही है, आज के रेट पे इतने पे ट्रेड कर रहा है वो, एक्सपायरी है 1 महीने बाद, मतलब 1 महीने बाद अपन खरीदना चाहते हैं, और स्ट्राइक प्राइस है 75 रुपये, मतलब अपन 75 रुपये पे खरीदना चाहते हैं, नो मैटर उसकी प्राइस कहीं पे भी, अगर अपन खरीदना चाहते हैं तो। ये इफ शब्द हमेशा लगेगा इसमें, अगर अपन खरीदना चाहते हैं तो। बायर के पास हमेशा राइट होता है कि वो खरीदना चाहता है या नहीं। प्रीमियम कितने रुपए का दे रहे हैं अपन? 5 रुपये का एडवांस उसको दे रहे हैं, प्रीमियम 5 रुपये का, कि भाई मैं खरीदूंगा और नहीं खरीदूंगा वो मेरे पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर खरीदूंगा तो तेरे को 5 रुपये पहले दे रहा हूँ, और खरीदूंगा तो 75 रुपये में ही खरीदूंगा, ठीक है। केस फर्स्ट, प्राइस गोज 85, अगर 85 जाती है तो प्रॉफिट निकालो। 85 जाती है तो मान लो वो 85 में मान लो वो खरीदता है ए, केस 1 में वो खरीदता है, और 85 प्राइस है, तो टोटल प्रॉफिट किसका होगा? 85 माइनस 75 उसको देने पड़ेंगे, क्योंकि ये एग्रीमेंट प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है, देने पड़े, और 5 रुपये उसने पहले दे दिए, तो उसको प्रॉफिट हो गया 5 रुपीज़। सेकेंड, प्राइस गोज डाउन 65, अगर 65 प्राइस जाती है तो मान लो खरीद रहा है, तो 65 में बेचेगा वो, खरीदा कितने उसने? 75 में, और -5 क्योंकि प्रीमियम दिया था, तो ओवरऑल नेगेटिव कितना आ रहा है? -15, मतलब इस केस में वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है, इसको इसमें खरीदेगा। प्राइस फ्लैट रहती है, अगर प्राइस फ्लैट रहती है तो मान लो 60 कितनी थी? 60 थी स्टार्टिंग में, ठीक है। और हाँ, अगर 60 थी और प्राइस 60 की 60 रहती है तो 75 उसने क्या किए थे? देने ही पड़ेंगे उसको, और -5 उसने पहले ही दे दिए, तो इस केस में भी उसका कितने का नुकसान है? 20 रुपीज़ का। तो मतलब इस केस में वो खरीदेगा ही नहीं ना, इस केस में खरीदेगा। अगर खरीदेगा नहीं तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, अगर ए खरीदता है, कब खरीदता है? वो जब प्रॉफिट होता है उसको तब, और नहीं खरीदता है तो एक चीज़ देखिए आपने, ए का जो लॉस है वो सिर्फ उतना ही है जितना उसने प्रीमियम दिया है, उससे ज़्यादा उसका लॉस है? -5 से ज़्यादा उसका लॉस है, बताओ, अगर वो नहीं खरीदता है तो? नहीं है ना। लेकिन सोच के देखो सेलर को कितना लॉस है, आगे समझेंगे उसके बारे में। सेलर के पास अगर मान लो इसकी प्राइस 85 की जगह 150 चली जाती, तो सेलर ने तो उसको सोचो 75 रुपये में वादा किया था, और 5 रुपये उसने प्रीमियम दिए, तो 80 रुपये में सेलर का, और माइनस कितना हो जाएगा? क्योंकि करंट मार्केट प्राइस मान लो 150 है, तो -75 रुपये में उसको दे दिया था उसने, और -5 उसके अपफ्रंट फीस दी थी उसने, तो कितना? 70 बचे, ठीक है। तो 70 रुपये माइनस है किसके? उसके जो सेलर है, मतलब सेलर को ज़्यादा घाटा है, सेलर को कितना भी घाटा हो सकता है,
और जो बायर होता है ना उसको हमेशा घाटा होता है, जो लॉस होता है वो लिमिटेड रहता है उसका। अब रेगुलेटर्स ऑन स्टॉक्स आर, ये देखो रेगुलेटर्स नहीं है बेसिकली, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं ना और जो ब्रोकर्स होते हैं इन सबको रेगुलेट करता है, जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं इनको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक वो है ना, तो ये इनको सबको रेगुलेट करती है। अब स्पेशल टर्म्स के बारे में देखो, ये मैंने स्पेशल टर्म्स की स्ट्राइक प्राइस जो मैंने बता दी थोड़ी बहुत, और अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ी बहुत क्या पूरी ही बता दी बट और अच्छे से समझाऊंगा। अंडरलाइंग बता दिया, एक्सपायरी, प्रीमियम अमाउंट, डेरिवेटिव क्या होता है मैंने बता दिया क्योंकि डेरिवेटिव है ना, ऑप्शंस बायर, ऑप्शन सेलर, ऑप्शंस एग्रीमेंट। अभी देखो इसको डेरिवेटिव क्या बोलते हैं, इसको ऑप्शंस को डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं अपन, ऑप्शंस को डेरिवेटिव इसलिए बोलते हैं कि सोच के देखो, अगर अपने पास जमीन नहीं होती तो अपन किस चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट करते हैं, अगर जमीन ही नहीं होती बी के पास तो एग्रीमेंट किसके ऊपर करते, किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं। तो वही है, तो ये डिराइव हुई है, अगर जमीन के ऊपर ही तो डिराइव किया है अपन ने सब कुछ। जैसे कि सोच के देखो, स्टील है ना, तो स्टील का जो रॉ मटेरियल होता है, मान लो 1 क्विंटल 1000 किलो कितने रुपए का आता, सॉरी 1 टन होता है 1000 किलो, 1000 किलो स्टील मान लो 60,000 रुपये का आता है। और उससे अपने रूम में जो खिड़की लगती है, विंडो लगती है, वो उसकी प्राइस समथिंग कुछ है 1000 रुपये। अगर स्टील महंगा होगा तो स्टील से बनने वाली खिड़की भी महंगी होगी, और स्टील सस्ती होगी तो स्टील से बनने वाली खिड़की भी, विंडो भी जो अपने रूम में लगी वो भी सस्ती होगी। मतलब डायरेक्ट तो स्टील के रॉ मटेरियल वाले प्राइस से हो रही है ना वो खिड़की की प्राइस, ठीक है। उसमें जो बनाने का खर्चा है वो अलग छोड़ दो, उसको एक कांस्टेंट मान लो, और फ्लक्चुएशन सिर्फ स्टील की प्राइस में मान लो, तो विंडो की प्राइस क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी सिर्फ स्टील की प्राइस घटने या बढ़ने से। तो अंडरलाइंग होता है ना, उससे डिराइव होता है एक एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं अपन ऑप्शंस एग्रीमेंट, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, किसके बीच में, बायर्स और सेलर्स के बीच में, ठीक है। की टेक अवेज देख लो इसमें, एन ऑप्शन इज ए टूल फॉर प्रोटेक्टिंग योर पोजिशंस एंड रिड्यूसिंग रिस्क। जैसे मैंने बता दिया, द ऑप्शन इज ओनली गिवन टू वन पार्टी इन द ट्रांजेक्शन, बायर ऑफ एन ऑप्शन। ऑप्शन इज गिवन मतलब ऑप्शन दे रहे हैं अपन को, सिर्फ बायर के पास ही ऑप्शन है या तो हाँ करने का या मना करने का, बी के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है। जैसा कि मैंने बता दिया, द ऑप्शन बायर बेनिफिट्स ओनली इफ द प्राइस ऑफ द एसेट इंक्रीज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस। ये एक अलग लाइन लिखी है, कॉल ऑप्शन के बारे में लिखी है, सिर्फ समझेंगे अपन। द डायरेक्शनल व्यू हैज़ टू पैन आउट बिफोर द एक्सपायरी। अब अपन को स्टॉक के बारे में पता करना पड़ेगा कि एक्सपायरी से पहले या ऊपर जाने वाला है या फिर ये नीचे जाने वाला है, तो अपन को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो ये ना ऊपर वाली लाइन लिखी है, द ऑप्शन बायर बेनिफिट्स ओनली इफ द प्राइस ऑफ द एसेट इंक्रीज हायर देन, तो इसका बेसिकली मतलब है कि जैसे अपन बायर हैं, ओके, तो अपन को कोई चीज़ खरीदनी है किसी सेलर से, तो अपन ने जो लैंड वाला क्या था एग्जाम्पल, उसमें मान लो अपन खरीदते हैं, उसमें 10 लाख वाला था केस फर्स्ट, और जो प्राइस सेट थी कि 5 लाख में खरीदूंगा और 1 लाख रुपए क्या दूंगा अप फ्रंट फीस, तो 6 लाख रुपए उसने टोटल दिए, 4 लाख फ़ायदा हुआ। अब उसको फ़ायदा कब होगा, जब प्राइस 6 लाख से ऊपर जाएगी, क्योंकि 5 लाख उसने दिए और 1 लाख और दिए, तो 6 लाख से ऊपर जाएगी जब तो उसको प्रॉफिट होगा। 4 लाख मान लो 10 लाख, अब मान ले प्राइस 5.5 लाख है ना, अब प्राइस 5 लाख प्लस 1 लाख तो 6 लाख माइनस 4 लाख, मतलब 4 लाख बचे इसको, तो इसके जो 4 लाख इसको प्रॉफिट हुआ। अब मान लो प्राइस इसकी ऊपर तो गई लेकिन कितने से, सिर्फ 5.5 लाख हुई। अब देखो 5 लाख उसने दिए थे और माइनस 1 लाख भी दिए थे क्योंकि 1 लाख प्रीमियम दिया था, तो -5 0.5 मतलब 50,000 रुपये के तो नुकसान में है। तो प्राइस को जब ऊपर जाएगी ना, किससे, स्ट्राइक प्राइस से, जिसपे अपन जो एग्रीमेंट वैल्यू थी उससे ऊपर जानी चाहिए प्राइस, और उसमें प्रीमियम भी ऐड कर दो, प्रीमियम प्लस स्ट्राइक प्राइस, इन दोनों से जो ऊपर जाएगी ना तो उसमें अपन को प्रॉफिट होगा। तो आज की वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें बतानी है, बस आज के लिए इतना ही। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर पूरी देखी है तो, और नहीं भी देखी तो भी कोई लोड नहीं है, बट एक चीज़ है मैं दिल से बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि जो ऑप्शंस है ना
नेक्स्ट लेवल समझ में आनी चाहिए। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए ना तो मेरे को बताओ यार, कमेंट करो, लाइक करो मत करो, कमेंट इसलिए करो क्योंकि कमेंट में पता चलता है, रिव्यू मिलते हैं क्या समझ में आया है क्या नहीं आया। लाइक करोगे तो भी एक समझ में आएगा कि अच्छी लगेगी वीडियो तो बंदा लाइक करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर इसकी सेकंड वीडियो देखना चाहते हो तो, ऑप्शंस के ऊपर, जिसमें और बात सारी चीज़ें क्लियर होंगी अपनी, है ना। और एक चीज़ है यार, देखो ना, मेरा मकसद वीडियोस को ना काफ़ी कंटेंटली हाई क्वालिटी बनाने का है, कंटेंट उनमें, है ना। तो मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लेवल कंटेंट मिले। और जो भी चीज़ें मेरे से मिस हो रही हैं, कुछ कुछ गलत बता रहा हूँ यार, मेरे को ना बस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सिंपल। एंड थैंक यू सो मच भाई सब लोगों के लिए ना जिन्होंने वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच। और अगर अच्छी लगी ना वीडियो को तो सब्सक्राइब करना। एक सब्सक्राइबर के लिए ना, मतलब होता है ना कि तुम नया नया कुछ स्टार्ट करते हो तो सब्सक्राइबर जब मिलते हैं ना तुम्हें, तो ऐसे फील होता है कि कुछ बंदों को लग रहा है कि कुछ मैं अच्छा कर रहा हूँ, प्रोडक्टिव, बंदों को कुछ गेन हो रहा है मेरे से। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा, बाय बाय।